नमस्कार। जैसा कि मुझे आदेश मिला है कि मैं समय न लूं बल्कि एक संक्षिप्त सवाल करूं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारा कोरम इसके बिना पूरा नहीं होता है जब तक माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ हो और उनसे हम कुछ व्यक्तिगत तरीके से वन टू वन चर्चा न कर लें। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आपने लगभग सारी बातें अपनी कह दी है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमारी उत्सुकता बढ़ाती हैं, जो हम जानना चाहते हैं। जैसा आदेश मिला है मैं दोहराता हूं, बड़ा संक्षिप्त विषय रहेगा और एक ही सवाल सिर्फ करूंगा आपसे। मुख्यमंत्री जी, सवाल सिर्फ एक है और वो यह है कि आप गांव के मुखिया के रूप में रहे, गांव के मुखिया से आपने प्रदेश के मुखिया तक की यात्रा की, राजनीतिक सामाजिक यात्रा की। इस यात्रा के बीच आप कई पदों पर रहे, कई प्रकार के कर्तव्यों का आपने पूरी निष्ठा से निर्वहन किया, केंद्र में भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस पूरी यात्रा को कैसी चुनौती के रूप में आप देखते हैं मुख्यमंत्री जी? हालांकि ये यात्रा तो अभी भी निरंतर जारी है। मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम है बगिया, और जैसे नाम है बगिया उसी तरह से उसकी सुंदरता भी है। और करीब अब 2-2.5 हजार आबादी का गांव है। बगिया गांव में हमारा जन्म हुआ, एक किसान परिवार में। अच्छा परिवार था, लेकिन जब मैं 10 साल का था तो मेरे सर से पिताजी का साया उठ गया। 10 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गया। और चूंकि घर में मैं सबसे बड़ा बेटा था, मेरे पीछे हमारी माताजी, हमारी एक दादी माँ और 3 छोटे भाई थे। और छोटा भाई तो कुछ महीने ही का था, जो पिताजी का चेहरा भी नहीं देखा था, उसको पिताजी का चेहरा भी याद नहीं होगा। थोड़ी खेती बाड़ी लंबी थी, कहे कि हम लोग जमींदार फैमिली से थे और 12 गांव में हमारा परिवार रहता है। और हमारे 3 बड़े पिताजी थे, सब अलग अलग गांव में रहते थे जी। उनकी अलग खेती बाड़ी थी, थोड़ा दूर दूर गांव था। तो बचपन से ही पूरी जिम्मेदारी हमने संभाली। स्कूल की पढ़ाई भी, खेती बाड़ी भी, सामाजिक कार्यक्रम भी अटेंड किया बचपन से ही। अपनी माताजी, दादी माँ सबको संभाला। और हम तो ये सोचे थे कि घर में खेती बाड़ी ही करेंगे और तीनों भाई को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। और हमने पढ़ाई पूरी करके घर में बैठा तो उसी साल संयोग से पंचायत का चुनाव था। तो गांव वाले बोले कि बाबू अब तो घर में ही रहना है, गांव में ही रहना है, तो पंच बन जाओ। तो मैं पहले पंच बना, 5 साल पंच रहा। लेकिन पंचायत में मैं सबसे थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो पूरी जिम्मेदारी निभाई 5 साल। तो जब अगला चुनाव आया पंचायत का, तो 3 गांव मिला के वो पंचायत है। आज भी वो तीनों गांव एक साथ है, जबकि 2 पंचायत हो सकता है लेकिन अलग होते नहीं। हम लोग एक साथ ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो सबने कहा कि आप अगर सरपंच बनना चाहो तो आपको हम लोग निर्विरोध सरपंच बना सकते हैं जी। तो मैंने गांव वालों को कहा कि अगर आप लोग इतना सोचे हैं तो
सरपंच अकेले क्यों निर्विरोध करेंगे, सारे पंचों को भी निर्विरोध करिए। तो उस समय 13 वार्ड ग्राम पंचायत में होते थे, तो सब लोगों ने बैठक कर करके हर वार्ड से एक एक पंच तय कर दिए, लेकिन एक वार्ड में चुनाव हो गया, वहां पर नहीं माने और उसमें 2 प्रत्याशी हो गए, लेकिन हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताए और सरपंच के नाते हमने काम शुरू किया। और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया, तो उस समय तक हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। और वैसे तो हमारा पूरा परिवार पूरा जनसंघ ही था। जनसंघ से हमारे दादाजी वो भी विधायक थे, हमारे 2 बड़े पिताजी विधायक थे, एक स्वर्गीय केदारनाथ साई जी जनसंघ से विधायक हुए थे, एक स्वर्गीय नरहरि साई जी का नाम आप लोग सब भी सुने होंगे, वो भी 2-3 बार विधायक हुए। 77 में जनता पार्टी की सरकार में रायगढ़ से सांसद थे और मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। एक हमारा भाई और विधायक हुआ, रोहित कुमार साय, और 90 के दशक से लगातार हम इधर हैं। तो एक हमारे राजनीतिक गुरु थे, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं। बिल्कुल 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 मुख्यमंत्री जी। एक हमारे राजनीतिक गुरु थे बालकृष्ण शर्मा, जो देवकी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। वो मिसाबंदी भी थे, 19 महीना इमरजेंसी में जेल काटे हुए थे। तो हम पार्टी का प्रोग्राम अटेंड करते थे, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि तपकरा विधानसभा हुआ करता था उस समय, वहां से लगातार श्री नंद कुमार साई जी विधायक होते थे, लेकिन उस साल वो सांसद बन गए थे और वो सीट खाली थी। तो देवकी महाराज ने हमको कहा कि बेटा इस बार मानसिकता बना के रखना, हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ जाए। तो मैंने कहा चाचा, चाचा बोलता था मैंने कहा चाचा अभी हमको ये विधायक मत लड़वाई, हम अभी 6 महीना हुआ है सरपंच बने हैं और निर्विरोध हमारे पंचायत वाले हमको सरपंच चुने हैं, तो हमको सरपंच के रूप में काम करने दीजिए। तो बोला नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिकता बना के रखना, हो सकता है कि चुनाव लड़ना पड़े। और एक हमारे रिश्ते में जीजा ही लगते थे, उनका टिकट फाइनल हो गया था जी, लेकिन कार्यकर्ता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के यहाँ गए, कहे कि जसपुर में उस समय 4 सीट होता था जसपुर जिले में जी, और चारों सीट में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जिनको भी बोल देते थे उनका टिकट पक्का और उनको जिता के भी लाते थे। तो उनके पास गए कि इनके लिए तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके लिए काम नहीं करोगे तो नाम दो, किसको हम टिकट दें। तो हमको पता भी नहीं था, हमारा नाम भी लास्ट में दे दिए, 4थे नंबर में हमारा नाम भी दे दिए। अब स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी सर्वे करवाए, पूछताछ किए, क्या किए वो जाने, लेकिन हमारा टिकट पक्का कर दिए 90 में। और उस समय ऐसा हुआ, 320 विधानसभा सीट होता था उस समय मध्य प्रदेश में। तो 320 विधानसभा सीट में टेक्निकल फॉल्ट के कारण तपकरा विधानसभा में कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हो पाया, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको वहां का जो जिला निर्वाचन अधिकारी था, डीएम थे, वो निर्दलीय घोषित कर दिए, साइकिल छाप पकड़ा दिए। तो साइकिल छाप के ऊपर में पंजा छाप लगा के मतलब चुनाव प्रचार किए, और कांग्रेस को मात्र 4000 वोट मिला, जमानत जब्त हुआ। ऐतिहासिक जीत थी मुख्यमंत्री जी, ऐतिहासिक। और उस सीट को पहले 2-2.5 हजार से नंद कुमार साहब भी जीते थे, लेकिन पहली बार हम उस सीट को 15,000 से जीते। और सेकंड में बीएसपी था, बहुजन समाजवादी पार्टी सेकंड था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और हम तो कभी सपने में नहीं सोचे थे, हम तो सरपंच बनने का नहीं सोचे थे, हम तो ये सोचे थे कि हम एक अच्छा किसान बनेंगे और अच्छा किसानी करके अपना परिवार, अपने भाई लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन हम पार्टी का जो भी दायित्व मिला, जो भी आदेश हुआ, उसको ईमानदारी पूर्वक करते गए
और फिर लगातार दूसरी बार भी टिकट मिली, दूसरी बार विधायक हुआ। फिर बाद में 1999 में लोकसभा का चुनाव आया तो रायगढ़ से लोकसभा का टिकट मिल गया। तो पहला चुनाव बहुत कम से जीते हम, मात्र 5800 से जीते, लेकिन लगातार 4 बार सांसद रहे। दूसरी बार 74,000 से लोगों ने जिताया, तीसरी बार 54,000 से जिताया, चौथी बार 2,17,000 से जिताया। और पार्टी का काम हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करते रहे। तो 3 बार पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व दिया। और 2014 में मोदी जी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ एमओएस के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। और आज मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। कभी हम सोचे नहीं थे, हम तो बताए कि सरपंच बनने का नहीं सोचे थे कि, लेकिन आज शायद ये भाग्य में था। लेकिन मैंने जो भी पार्टी दायित्व दिया उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। और शायद पूर्व जन्म का कुछ, हमारे पूर्वजों का भी कुछ रहा होगा। आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने हैं और मुख्यमंत्री के नाते भी हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के 3 करोड़ जनता जो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई है और सरकार के मुखिया के रूप में हमारे पास दायित्व है, तो उनके विश्वास में खरा उतरने का पूरा हमारा प्रयास है। और इसमें आप लोगों का भी हम आशीर्वाद चाहेंगे, आप लोगों का भी मार्गदर्शन चाहेंगे, ताकि जैसे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो इसको हम चरितार्थ कर पाएं और छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैंने जो सवाल पूछा आपने बड़े सरलता से और पूरी एक संक्षिप्त जीवनी बता दी अपनी, और जिस तरीके की आपकी विकास यात्रा रही, बिल्कुल उस विकास यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। जिन चुनौतियों को आपने, जिन चुनौतियों से आपने सामना किया, संघर्ष किया, और आप यहाँ तक शीर्ष पर विमान हुए। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन समय की बाध्यता है और लगातार आदेश भी मिल रहा है कि यहाँ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूं। धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी।